हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में हमने मिसिंग डेटा के बारे में कुछ डिस्कशंस किए थे और मैंने आपको समझाया था कि ये मिसिंग डेटा की जो समस्या हमारे रियल लाइफ में जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें किस प्रकार से आती है। और जब भी हमारे पास सबसे पहले कोई डेटा आता है तो सबसे पहले हमको उसको चेक करना होता है कि क्या उस डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है। और उसी के साथ भी हमारे कुछ और प्रश्न भी होते हैं जिनके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने डेटा सेट से कि मिसिंग वैल्यू कितनी है, किन-किन जगह पर है इत्यादि। उसके बारे में हम अब तक समझ चुके हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यू है, तो जिन कमांड्स को हमने अब तक पढ़ करके रखा हुआ है, जहां पर हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास कोई मिसिंग डेटा वैल्यू नहीं है, उनको अब जब मिसिंग डेटा हो तो कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस उदाहरण के लिए हमने अब तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशंस को समझा है। हमने मीन, वेरिएंस इत्यादि जो हमारे कमांड हैं उनको समझा है और ये भी सीखा है कि उनको हमको अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन वहाँ पर मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन आपने ये हरदम एज्यूम किया कि आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है, उसमें से कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। लेकिन अब हमारा प्रश्न है कि सपोज हमारे डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यू हैं, तो हम उन मेजर्स को जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन के लिए हम लोगों ने प्रपोज किए थे या समझे थे, सीखे थे, उनको हम यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव, जो मेरा एक फाइनल ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको मीन और वेरिएंस को मिसिंग डेटा की प्रेजेंस में कैसे इस्तेमाल करना उसको बताऊं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन उदाहरणों के द्वारा हम आपको, जो हम अपने भविष्य में लेक्चर्स करने वाले हैं जहां पर हम अपने मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर की बात करेंगे, उन सिचुएशंस में अगर हमारे पास मिसिंग डेटा होता है तो हम अपने स्टैटिस्टिकल कमांड्स को, फंक्शंस को किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। लेकिन उसको सिखाने के लिए हम उन कमांड्स की सहायता लेंगे जिनके बारे में हम अब तक कर चुके हैं। तो चलिए, इस लेक्चर में हम अपने जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमने भिन्न-भिन्न प्रकार के स्टैटिस्टिकल फंक्शन इस्तेमाल किए थे, उनको समझते हैं कि अगर हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यू है, तो उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे और कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हम अपने सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर को मिसिंग डेटा में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब जैसे आपने देखा था कि जब हमारे पास डेटा एक हमारा x1, x2, xn होता है जो हमारा कंप्लीट है, कोई भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन मिसिंग नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, जिसको हमने इस प्रकार से डिफाइन किया था, x बार इज इक्वल टू 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi। राइट, x1, x2, xn हमारी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और इसको हमने अपने आर सॉफ्टवेयर के कमांड मीन x से हमने कंप्यूट किया था, जहां पर ये जो हमारा x हमने नीले कलर में लिखा हुआ है, ये हमारा डेटा वेक्टर है। अब साथ ही में हमने आपको एक उदाहरण भी लिया था और ये उदाहरण ये है कि हमने एक रेस ऑर्गेनाइज करी जहां पर हमने 20 हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने रेस को संपूर्ण करने में कितना समय लिखा, कितने सेकंड्स का समय लिया, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें से जो भी हमारा इनका डेटा है उसको मैंने आर सॉफ्टवेयर में एक डेटा वेक्टर जिसका नाम दिया है मैंने टाइम, उसके अंदर स्टोर कर लिया है। ओके, अब इसमें से अगर हम यहाँ पर इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो हमको कमांड इस्तेमाल करना है मीन और पैरेंथेसिस में टाइम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 56, अर्थात ऑन एन एवरेज 56 सेकंड में लोगों ने रेस को कंप्लीट किया है। और ये इसका देखिए आर सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट भी है। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं। ओके, मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में छोटा सा उदाहरण भी दिया था इसके बारे में, लेकिन अब इसको हम फॉर्मली यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो कैसे हमने ये देखा था कि हमारा एक कमांड था any.rm, इसका मतलब क्या था, रिमूव एन ए वैल्यू।
और इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी है, ट्रू। ये हमारा कमांड है जिसको हमने आपको पहले बताया था कि अपने अगर कमांड के साथ में इसको इस्तेमाल करेंगे तो यह कमांड मिसिंग वैल्यू को हमारे डेटा सेट से हटा देगा और उसके बाद जो बाकी बची वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर हमारा जो भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करके हमको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता देगा। ओके, और जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हमने NA के द्वारा इंडिकेट किया हुआ है। कैपिटल N कैपिटल A ये हमारा रिजर्व्ड वर्ड है। अब तो अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है मिसिंग डेटा की प्रेजेंस में तो हम लिख देंगे मीन और पैरेंथेसिस में लिख देंगे x जो हमारा पहले कमांड था और साथ ही हम na.rm इज इक्वल टू ट्रू को हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो यह मुझको na वैल्यूज़ को डेटा वेक्टर से हटा करके जो हमारी बाकी बची वैल्यूज़ हैं उसका अर्थमेटिक मीन निकाल करके दे देगा। ऐसे उदाहरण के लिए हम एक काम करते हैं, हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल को जो ये वाला हमारा उदाहरण था यहाँ से हम इन दो वैल्यूज़ को हम na कर देते हैं, na। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ये हमारा किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि हमने 20 लोगों की रेस लगाई थी, लेकिन जब हमारी रेस ख़त्म हुई तो किन्हीं कारणवश 2 लोगों का हम टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मान लीजिए कि उनका जो घड़ी थी वो टूट गई या उनके रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ गई इत्यादि इत्यादि, कुछ भी कारण हो सकता है कि जिसके कारण हम उनका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो उन दो वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे NA के द्वारा दिखा दिया है। बाकी हमारी सारी वैल्यूज़ पहले कैसी ही हैं और ये जो डेटा वेक्टर है उसको मैंने एक नए डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया और उसका मैंने नाम दे दिया time.na। time.na दे दिया इसलिए मैंने क्योंकि हम आगे वाले उदाहरण जो हम लेंगे उसमें से भी हम टाइम और time.na का इस्तेमाल बार बार करेंगे। तो टाइम का मतलब आ जाएगा जहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डेटा है और time.na में वह टाइम का डेटा जिसके अंदर हमारी na वैल्यूज़ हैं, ये इसका मतलब है। और आर सॉफ्टवेयर में एक ख़ास बात यह है कि अगर आप अपना नाम के साथ में डॉट भी लगाना चाहते हैं तो भी उसमें से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया है time.na और इसी में देखिए मैंने ये डेटा मैंने एक डेटा वेक्टर के फॉर्म में दे दिया और ये इसका स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पर आप अगर देखिए time.na का आप अगर मीन निकालेंगे, अगर आप na.rm को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देखिए क्या उत्तर आएगा na, अर्थात इसमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब हम यहाँ पे इसी कमांड में जब हम na.rm इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो उसने क्या किया, जो हमारी na की वैल्यू को हटा दिया और बाकी जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर बची हुई थी उनका उसने अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। तो ये हमारा इस तरह से है 1/18 i goes from 1 to 18 और xi हमारी कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये हमारी अवेलेबल वैल्यूज़ है जो हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है na.rm इक्वल टू ट्रू, अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, राइट। अगर हमने इसको देखिए अगले कमांड में मैंने इसको na.rm फॉल्स कर दिया तो इसका उत्तर आ गया na। तो ये कमांड मीन के साथ में na.rm इक्वल टू फॉल्स और जो हमारा ओरिजिनल मीन कमांड था ये हमारे लिए एक ही बात है। क्यों? क्योंकि na.rm को कह रहा है कि रिमूव na, अगर हमारा उत्तर आता है ट्रू अर्थात हाँ na वैल्यू को हटाइए, और जब हम कह रहे हैं na.rm इक्वल टू फॉल्स अर्थात कि na.rm की वैल्यू को नहीं हटाइए। ओके, और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी है जो हमने आपको अभी करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको इन वैल्यूज़ को आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें, लेकिन चलिए इसके पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमारा क्या यहाँ पे प्रोसेस हो रही थी, सो दैट कि आपको आर सॉफ्टवेयर में उसको समझने में आसानी होगी। आप अगर देखेंगे तो जब हमने यहाँ पर 20 वैल्यूज़ का मीन लिया था जहाँ पे सारी वैल्यूज़ थी, तो उसमें से हमने 20 जो ऑब्जर्वेशन सारे के सारे हमारे अवेलेबल थे उनका एवरेज निकाला था, 56 आया था। लेकिन जब हमने na वैल्यूज़ को यहाँ से हटा दिया है और तो हमने जब na.rm इक्वल टू ट्रू को इस्तेमाल करके अपना मीन निकाला है तो इसने हमको 18 वैल्यूज़ का मीन निकाला है और जिसकी वैल्यू 58.5 आई है, और जबकि पहले वाली वैल्यू हमारी 56 थी, राइट, 56। इसलिए आप देखेंगे कि na.rm को हटाने से आपकी वैल्यूज़ भी आपकी बदल जाती हैं, राइट। अब हम चलिए काम करते हैं। सबसे पहले ज़रा अपना हम ये जो डेटा है हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये हमारा आगे भी काम आता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे अपने इस टाइम को हमने स्टोर कर लिया और हमने साथ में time.na का डेटा है उसको भी हमने स्टोर कर लिया, राइट। अब इसके बाद हम अपने सारे कमांड देख सकते हैं। अब देखिए इसमें से अगर मैंने अगर निकाला मीन
मीन ऑफ टाइम, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 56 आ गया। और जब अगर मैंने इसमें टाइम डॉट एन ए का जब मैंने मीन निकाला तो एन ए आ गया, राइट। और जब मैंने इसी में मीन डॉट टाइम डॉट एन ए में मैंने कर दिया एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू, तो देखिए इसने मुझे वैल्यू दे दी 58.5। और इसी में जब अगर मैंने कर दिया एन ए डॉट आर एम को कर दिया फॉल्स, तो ये मुझको एन ए दे देगा, राइट। अब हम एक काम करते हैं, चलिए आपको खाली दिखाने के लिए हमने जो अपना ये वाला कमाल लिया था मीन ऑफ टाइम, यहाँ पे जरा हम करते हैं एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू। आपको क्या उम्मीद है, क्या उत्तर आना चाहिए? उत्तर 56 ही आएगा। क्यों? आपने कमांड उसको तो दे दिया कि जो भी आपके टाइम डेटा वेक्टर में जो अगर कोई वैल्यू एन ए तो उसको आप हटा दीजिए, लेकिन यहाँ तो कोई वैल्यू एन ए थी नहीं, तो उसने उसको पूरी की पूरी 20 वैल्यू का उसने आपको अर्थमेटिक में निकाल करके दे दिया, राइट। तो देखिए आपने ये समझ लिया कि इसको कमांड को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। खास बात यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। जब हम na.rm को इस्तेमाल करते हैं तो उससे पीछे हो क्या रहा है और हमारे कैलकुलेशन किस प्रकार से आ रहे हैं। अब आपको उदाहरण देने के लिए चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं जहां पर हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो मीडियन में आपने देखा था कि हमारा मीडियन को कैलकुलेट करने का हमारा कमांड होता है मीडियन, MEDIAN। और अगर हमारे पास डेटा में अगर मिसिंग वैल्यू है तो अब इस कमांड को मॉडिफाई करना बहुत आसान है आपके लिए। आपको खाली इस कमांड में na.rm इक्वल टू ट्रू ही तो लिखना है, ओके। तो अब अगर देखिए हम अपने इसी उदाहरण को लेते हैं, हमने एक उदाहरण लिया है जहां पर हमने कुछ एक प्रोसेस हुई थी, उसमें लगा हुआ समय हमने रिकॉर्ड किया है और उस समय को हमने यहाँ पे मिनट्स के अंदर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मीडियन हमारा जो है इस मिनट्स का कितना आ गया, 26 आ गया, राइट। अब हम एक काम करते हैं, इसी के अंदर हम पहले दो ऑब्जर्वेशन को हम NA कर देते हैं। तो ये जो हमारे दो ऑब्जर्वेशन थे इनको मैंने मान लिया कि ये हमारे अवेलेबल नहीं है और इनको मैंने NA से इंडिकेट कर दिया और इस डेटा वेक्टर को मैंने minutes.na से डिनोट कर दिया। अब हम जब इसका मीडियन निकालेंगे, मीडियन minutes.na.rm इज इक्वल टू ट्रू, तो देखिए ये हमारा कितना आ गया, 26। अब आपको एक आश्चर्य यहाँ नहीं हो रहा है कि जब हमने कंप्लीट डेटा सेट में जब हमने निकाला था तो भी हमारा 26 आया था और जब हमने na.rm इक्वल टू ट्रू कर दिया तो भी हमारा 26 आया। इसके पीछे कारण ये है कि मीडियन हमारा रोबस्ट एस्टिमेटर होता है और मीडियन के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज का उतना अंतर नहीं पड़ता है कि कितना अंतर अर्थमेटिक मीन पर पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर दो वैल्यू को हटाने के बाद भी इसकी हमारी मीडियन में कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियन कमांड में na.rm इक्वल टू ट्रू ने काम नहीं किया है, ऐसा मत समझिएगा, ओके। और ये इसका एक स्क्रीनशॉट भी है और इसी चीज को चलिए जरा सा हम आपको आपके आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने minutes.na को भी देखिए ले लिया, राइट। अब हम यहाँ पे जो हम निकालते हैं मीडियन ऑफ मिनट्स, तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा, 26 आ गया। और जब हमने मीडियन डॉट मिनट्स में NA में मैंने na.rm इज इक्वल टू ट्रू है, ये इसको मैंने लिया तो ये यहाँ पे भी हमारा 26 आ गया। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि देखिए इसको करना बहुत आसान काम नहीं था और आपने देखा कि जब हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं तो उसका कॉन्सेप्ट तो आपको अगर समझ में आ गया है और अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि अगर उनको हम उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, तो जो कमांड्स आपने पहले सीख करके रखे थे, आपने मीन मीडियन को सीख करके रखा हुआ था और अब उसके अंदर अगर मिसिंग वैल्यूज़ आ गई, आपने देखा उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कठिन कार्य हमने नहीं किया है। खाली na.rm का जो एप्लीकेशन है ये आपको समझाने की कोशिश करी और साथ में मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वैल्यूज़ कुछ भी आ रही हैं लेकिन उसके पीछे की प्रक्रिया क्या हो रही है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी टॉपिक अगर हम फंडामेंटल तरीके से समझते हैं तो उसके ऊपर हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और शायद यही कारण था कि मैंने इस लेक्चर में दो बहुत ही सिंपल कमांड मीन और मीडियन उनको लिया है सो दैट कि मैं आपको आश्वस्त कर सकूं, आपको मैं कॉन्फिडेंस दे सकूं कि मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना आसान है।
कठिन बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप रियल लाइफ में आओगे, देन ज़्यादातर केसेस में आपको मिसिंग वैल्यूज़ मिलेंगी। और जब हम मल्टीवेरिएट प्रोसीजर की बात करेंगे, ये तो मैंने खाली यूनिवेरिएट प्रोसीजर की बात करी है, तो वहाँ पर आपके पास मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स भी होंगे। हो सकता है कि कहीं पर 5 वेरिएबल्स हों और हर एक वेरिएबल के ऊपर 5-4 ऑब्जर्वेशंस हों। आपसे कहा जाए कि आप उसको अगर आँख से देख कर के ढूँढिए कि उसमें कोई एनी वैल्यू है, शायद वो बहुत कठिन होगा आपके लिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। उस जगह पर ये जो हमारे कमांड्स हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, आपको उनको इम्प्लीमेंट तो करना ही है। तो उनको कैसे करना है, ये लेक्चर उसमें से आपकी फाउंडेशन की तरह कार्य करेगा। तो अब आपका नंबर है, आप कुछ उदाहरण लीजिए, अपने आप से क्रिएट करिए और उसके अंदर इन मीन मीडियन के जो कमांड्स हैं उसको एनी वैल्यू को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करिए और देखिए कि उनकी वैल्यूज़ में क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे मीडियन में आपने देखा कि 2 वैल्यूज़ को हटाने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मीडियन को हम जो भी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है वहाँ से निकालते हैं। लेकिन ये समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ। इसी के साथ में हमने कुछ और भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिए थे। आप उनके बारे में देखिए आप कि अगर हमारे डेटा में अगर मिसिंग वैल्यू है, तो हम उनको कैसे मॉडिफ़ाई करेंगे। और जब आप कुछ कमांड्स को अपने आप से कर लोगे, अगर हम आपको सब कुछ यहाँ पे सिखा देंगे, शायद आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं बिल्टअप होगा। लेकिन मैंने आपको 2 कमांड दिखाए, आप 2-4 कमांड को अगर आप खुद से सीखने की कोशिश करोगे मिसिंग डेटा के साथ में, तो श्योरली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य तो सिर्फ़ खाली इतना ही है कि हम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दें। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने आएँगे। तब तक के लिए गुड बाय।